नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन की। राजकोट में लोकसभा चुनाव को लेकर चाय दुकान पर साधना की टीम ने चर्चा की, जहां पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। द्वारकाधीश से लगभग 100 किलोमीटर पहले हम जामनगर, ये यहाँ पे एक्सप्रेसवे है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे गुजरात को जाना जाता है, क्योंकि मोदी जी ने बात हमेशा कही कि वो एक चाय वाले हैं, तो हम एक चाय की दुकान पे रुके हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, ये एक चाय की दुकान है। और क्योंकि गुजरात का चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, और इस चाय की दुकान की और चाय की अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो 2014 के बाद से हर कोई व्यक्ति चाय की दुकान वालों को, चाय की जो इज्जत उसके मन में बनी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाते बनी है। और हम यहाँ पे खासतौर से चाय पीने यहाँ पे आए हैं, और हम देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये चाय बना रहे हैं। आपको ये चाय पूरे देश में अगर आपको कहीं देखनी है, तो गुजरात से अच्छी चाय आपको कहीं मिलेगी नहीं। और हम इस समय यहाँ पे हाईवे पे हैं, और इतनी बेहतरीन चाय आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हालांकि ये गुजराती में लिखा है, तो बस हम ये कह सकते हैं ये एक टी स्टॉल है, और अभी हमें ये चाय मिलेगी, गरम गरम बेहतरीन चाय, ये हमें पिलाएंगे। लेकिन अब ये बढ़िया बना रहे हैं, थोड़ा इनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, ये चाय की दुकान आपकी है, खुद की? आपकी है। अच्छा, अब ये मोदी जी जो कहते हैं कि मैं भी चाय वाला हूं, और फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप क्या कहेंगे? चाय वाला बहुत आगे जाता है। क्या बोलते हैं, बताइए। नॉलेज नहीं। अच्छा, नहीं, देखिए, ये एक ईमानदार व्यक्तित्व है। ये हम आपको, मैंने बताया कि हम आपको सच दिखाएंगे। हमने कोई यहाँ प्लांटेड लोग नहीं किया। आप नेचुरल देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक चाय वाले को सिर्फ चाय बनाने आता है। ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक व्यक्ति बातें करे। लेकिन मैं मोदी जी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी। चलिए, इनके साथ में कुछ लोग हैं जिनके मन में एक जिज्ञासा है बताने की, और ये शायद बता भी सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग इस समय एक चाय की दुकान पर रुके, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, और अभी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पे नामांकन था गांधीनगर में, तो हम लोग उनकी पूरी टीम साधना की कवरेज करने आई थी। अब हम द्वारकाधीश दर्शन करने जा रहे हैं। इस बीच में हम लोग ने सोचा चाय पी ले यहाँ पे। मोदी जी और चाय वाले का क्या है तालमेल, जरा बताइए प्लीज। हमारे यहाँ गुजरात में चाय एक शरीर में तंदुरुस्ती लाने की और एकदम स्फूर्ति आ जाती है चाय पीने से। और गुजरात की बहुत बड़ी एक जो स्फूर्ति है वो तो चाय है। और जो हम यहाँ बोलते हैं कि मोदी जी भी यहाँ चाय बनाते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, और इतना अभी आगे जाए और अब हमारा देश को बहुत आगे ले गए। और हम भी गर्व करते हैं कि आज गुजरात से वो वहाँ जाके एक हमारा देश का नाम विश्व में बहुत आगे ले गए। अच्छा, वडनगर रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे है? उनके बारे में हमेशा ही बातचीत होती है, वहाँ पे वो चाय से आगे, अहमदाबाद से थोड़ा ही आगे, वहाँ से वडनगर। तो आप देखिए, ये एक बड़ी बात है। आमतौर से बड़े नेता जब बातचीत करते हैं, तो जनता को नहीं पता रहता कि उन्होंने चाय कहाँ बेची। लेकिन ये जो यहाँ के नागरिक हैं, और ये ने पूरी तरीके से पता है, क्योंकि ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस जनता को, यहाँ की खास तौर से उन्होंने गुजरात को जो बनाया, संवारा, इसलिए यहाँ की जनता को वहाँ के बारे में, उनके बारे में इतना पता। और हमारी चाय बन चुकी है, और हम चाय पीते हुए यहाँ पे खास तौर से बातचीत करेंगे। एक दूसरा सवाल आपसे, सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ जामनगर से हूँ। मेरा नाम शुभ नाम है जयसुख भाई भंडेरी। अच्छा, चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी चर्चा है। हम लोग तो देखिए, यहाँ गुजरात में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 26 सीटें आ रही हैं। 10 साल का मोदी जी का काम दिल्ली में, और उसके पहले गुजरात में। अब आप क्या बोलेंगे कि मतलब कैसा लग रहा है आपको आने वाला समय, जो तीसरा लोकसभा चुनाव है, उसमें मोदी जी की क्या स्थिति रहेगी? उसका अभी जो उसका कैलकुलेशन है, 400 के बाद मोदी आएगी सीट उसकी, वो आएगी। क्योंकि अभी देश में उसका विकास का काम जो किया है, आरोग्य का जो काम किया है, उसके बारे में जनता उसके वोट देती रहेगी। और मोदी जी का हाथ जब मजबूत करेंगे, तो पूरा विश्व में उसका जो नाम रोशन हो रहा है, भारत देश का नाम, वो उसके साथ, तो सब जनता उसके साथ ही है। अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे खास तौर से, क्योंकि यहाँ पे जो आम नागरिक है, वो यहाँ के बारे में काफी जागरूक है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने, उनकी टीम ने क्या काम किया। क्योंकि ये लोग गुजरात में हैं। देखिए, अक्सर कई प्रांतों में वहां के मुख्यमंत्री जो काम करते हैं, जनता को पता नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ विज्ञापनों में दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने जो भी काम किए, वो यहाँ की आम जनता के बारे में, जनता यहाँ की जानती है। अच्छा, मैं आपसे एक काम बोलूं, मोदी जी ने गुजरात में क्या किया और देश के लिए क्या किया, तो आप क्या बताएंगे? आप
मोदी जी ने गुजरात के जो ये सब रोड रास्ता है, अभी गुजरात में जो उसका विकास किया है, उसके मॉडल पे पूरे देश में उसका जो प्रधानमंत्री का सीट मिला है, पद मिला है, उसकी वजह से उसको मिला है। मोदी जी ने गुजरात का मॉडल पे पूरा देश में है ना, और गुजरात मॉडल के पूरा देश पे जो उसके नाम सभी रोशन की है, उसकी वजह से हुई गुजरात के मॉडल पे। देखिए, एक तरफ ये गुजरात मॉडल की बात बता रहे हैं, साथ में वो अदरक वाली चाय भी बनती आ रही। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि ये चाय जरूर दिखाएं, क्योंकि ये चाय ही है जो सबसे बड़ी है, जो दिल्ली तक पहुंच गई। ये चाय पीने वाला भी दिल्ली पहुंच गया और चाय पिलाने वाला भी दिल्ली पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। आम जनता जितनी जागरूक है, खासतौर से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये गुजरात है, शांत प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ चुन करके एक ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजा जो अब तक का देश का सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बना है। भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, खासतौर से। कोई बात नहीं, आप आराम से लेटे लेटे बताइए। मोदी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए अभी भी। वो तो 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए उनको प्रधानमंत्री? उसका काम ऐसा है ना, काम करता है। क्या काम आपको लगता है उनका काम बहुत अच्छा है? और गुजरात में सब उसी ने तो काम किया है, बाद में दिल्ली गया है। अच्छा, अमित शाह जी को उनका एक जोड़ीदार व्यक्ति बोला जाता है कि वो दोनों ने मिल करके बहुत यहाँ पे पहले गुजरात में सरकार चलाई, फिर अब देश में सरकार चला रहे हैं। अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे आप? अमित शाह भी बहुत अच्छा आदमी है, वो भी हमारे गुजरात का ही है। एक गृह मंत्री के रूप में आप उनको किस तरह से देखते हैं? देश के गृह मंत्री हैं, कई बड़े काम किए उन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? वो काम उसका अच्छा है, यही कहना चाहूंगा मैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे मोदी जी के साथ अमित शाह जी के लिए भी लोगों की वही राय है, और खास तौर से एक और बड़ा नाम यहाँ पे निकल के आता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को बोला जाता है कि जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह कई सारे लोग ये बोलते हैं, उसी तरह से मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ तो उसका काम तो सुना है, उसका मुझे ज्यादा तो परिचय नहीं है, क्योंकि वो यूपी का है ना और मैं गुजरात में ही हूँ, इसलिए उसका मुझे ज्यादा परिचय नहीं है। तो आप देखिए, यहाँ पे लोगों को गुजरात के बारे में खास तौर से उनको जानकारी है, मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, और हमने जैसे आपसे वायदा किया था कि हम आपको सच बताएंगे और सच हम आपके सामने लेकर। ये जो जनता आपने देखा, मैं चाहूंगा कि एक बार एक पूरा व्यू दिखाएं। ये जनता यहाँ की आम जनता है, ये कोई स्टूडियो में बुलाई गई ये जनता नहीं जिसके साथ हम लोग सवाल उनके जवाब उनके मुंह में डालते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुन करके मोदी जी को और अमित शाह जी को दिल्ली भेजा, पहले गुजरात में उनको बनाया, फिर बाद में दिल्ली भेजा। ये वो जनता है, और इन्हीं के साथ और ऐसे ही तमाम ऐसे सच्चे लोगों के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, जामनगर, गुजरात। चलिए आपको फतेहपुर ले चलते हैं, जहां जनसभा का आयोजन हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है, क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गिरिराज महाराज की। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर सीकरी से लोकप्रिय प्रत्याशी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक श्रीमती रानी पक्षसालिका सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल वर्मा जी,
राजेश चौधरी जी, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, माननीय विधायक धर्मपाल सिंह जी, माननीय सांसद नवीन जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी, पूर्व वायु सेनाध्यक्ष श्री राकेश सिंह भदौरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी और अन्य सभी सहयोगी दलों के हमारे पदाधिकारीगण, भारी संख्या में करावली विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, इस ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र ब्रज भूमि का भाग है। गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा इस पूरे भूभाग पर है। दुनिया यहां के रज रज में कृष्ण कन्हैया का दर्शन करती है और आपका सौभाग्य है कि इस धरती पर रह करके जीवन यापन करके आप सभी लोग भारत माता की सेवा करने में लगे हैं। और इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है किसी माटी के लाल श्री आरकेएस भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आप सबके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। और अयोध्या में रामलला के
भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए, और उस दिन का भी उनका वह भावुक चित्र देखा होगा आप सबने, जब सूर्य तिलक होते हुए प्रधानमंत्री जी भले ही अयोध्या में नहीं थे, उनका मन अयोध्या में था कि हमारे रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी ही जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, आज जो भारत को सम्मान मिल रहा है, जो भी काम अपनी विरासत का सम्मान करेगा उसको दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा। भारत ने साबित कर दिया है, भारत ने साबित कर दिया है। विरासत का ही सम्मान है कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विरासत का ही सम्मान है कि अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं, और विरासत का ही सम्मान है चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये सभी मोदी जी के कारण। और बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के भी कार्य ऐसे, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और हर घर नल की योजना से लेकर के आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 1947 में भारत से बड़े दंभ के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़, भारत की आबादी 140 करोड़। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ जनता भूखों मर रही है, बदहाल है। जितनी पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन और स्वावलंबन का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग गरीबों के अकाउंट में डकैती डालते थे, इसीलिए जनधन अकाउंट नहीं खोलने देते थे, इसीलिए रसोई गैस के लिए तरसाते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था, क्योंकि किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी। गरीब सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, और बरसात में भूखों सो जाता था। क्या स्थिति थी? 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। और मोदी जी ने कहा है, जो बचे कुचे हैं, अब कार्य इस तीसरे कार्यकाल में उन सबको भी हम सिचुरेट करेंगे, पूरी तरह हर व्यक्ति को सुविधा का लाभ देंगे। आपने देखा होगा, कोई भेद नहीं किसी के साथ, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, कोई चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं। योजनाओं का आधार सबका साथ और सबके विकास के आधार पर है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा सबको, सुविधा सबको, तुष्टीकरण किसी की नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर के सरकार भी बनाती है, और आपसे कहने के लिए भी इसीलिए आई है। हम लोग इसीलिए आए हैं, विरासत और विकास का जो अद्भुत संगम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है, दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसे देख रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज किसानों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं,
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है और पूरे देश के अंदर संगठन के माध्यम से इसको ले जाने का कोई काम कर रहा है। वह काम कर रहे हैं आपके सांसद राजकुमार चाहर, जो आपके लोकप्रिय सांसद हैं, क्योंकि वह किसान मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसीलिए बहनों और भाइयों पूरे देश के अंदर वह कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में किसानों के मुद्दे को लेकर के पूरे देश के अंदर कार्य करते हैं। मैं आज आपके ये अपील करने के लिए आया हूं। आपने सांसद चुना, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, आपके लिए तो गौरव के साथ बोलने की आवश्यकता है। हमारा सांसद केवल फतेहपुर सीकरी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पड़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएगा। विकसित भारत के लिए वोट भाजपा को चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा को वोट चाहिए। हर नौजवान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, चुनाव प्रत्याशी का नाम राजकुमार चाहर हो सकता है, लेकिन चुनाव तक हर व्यक्ति को राजकुमार चाहर बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, चुनाव तीसरे चरण में यहां होना है और तीसरे चरण के चुनाव के लिए अभी से आपको मैं अपील करूंगा, घर घर जाइए। हमारा नारा राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं हो सकता है। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश को कमजोर करने वाले जो जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ, देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि तीसरे चरण के मतदान के लिए अभी से कमर कसिए। एक एक वोट हमारा राष्ट्रवाद के लिए जाएगा, मोदी जी के लिए जाएगा, कमल चुनाव चिन्ह के लिए जाएगा। और इसके लिए राजकुमार चाहर को भारी मतों से विजयी बनाना पड़ेगा।
सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? आप सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं ना? घर घर जाएंगे, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे, हर मतदाता को मतदान स्थल पर चलने की अपील करेंगे। तो बहनों और भाइयों, कमल चुनाव चिन्ह पर राजकुमार चाहर बनकर के आप घर घर जाएंगे इस विश्वास के साथ। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप और इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। बेस्ट चैनल हिट श्री ब्रिज